मुल्क में वैसे तो सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, मुआशरती बहरान है, अखलाकी बहरान है, बहरानों की एक तवील दास्तान है। पाकिस्तान बहरानिस्तान बना हुआ है, लेकिन अब जो नया बहरान जन्म लेने लगा है, सर उठाने लगा है, वो चीनी बहरान है। और चीनी की वजह से, इससे पहले आयशा हमने देखा था पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो हालांकि पाकिस्तान में इस दफ़ा भी शुगर की, गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बावजूद चीनी बहरान क्यों ये जन्म ले रहा है, वजह क्या है? ये जो माफियाज का जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये माफियाज करते क्या हैं? खुद ही चीनी पहले मार्केट में आम की जाती है, उसके बाद वो शॉर्ट कर दी जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है, फिर वही महंगे दामों बेची जाती है। चीनी माफिया को सपोर्ट मिली होती है गवर्नमेंट की जानिब से, जब तक उनको ये सपोर्ट ना हो तो किस तरह से आपके मुल्क में सस्ती चीनी आप बाहर भेजें और मुनाफा कमाएं डॉलर्स में, और उसके बाद फिर आप महंगी चीनी बाहर से मंगवाएं। और यहाँ तक खबरें हैं कि 220 रुपये तक चीनी मिलेगी आने वाले दिनों में। ये तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये चीनी का बहरान है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है। पीटीआई की जब गवर्नमेंट गई, अब 16 माह से हम देख रहे हैं चीनी का बहरान है। ये बहरान की एक्चुअल रीजंस क्या हैं? क्या हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं, और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, स्मगलिंग और ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी, ये इसकी बुनियादी वजूहात हैं। पाकिस्तान अशराफिया की मईशत है। बेशतर पॉलिसियाँ अशराफिया, जिसको माफिया भी कह लें, उनके मुफाद में बनाई जाती हैं। चीनी का बहरान बार बार आता है, कई बरसों के बाद आता है, ये पहली दफ़ा नहीं आया, और उसमें हुकूमतें बराह रास्त मुलव्विस होती रही हैं। मैं निगरान को नहीं कह रहा, ये तो शायद उनके असर में काम कर रही हैं, लेकिन माजी में जो हुकूमतें थी, फौजी हुकूमतें, ये रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ आपको, वज़ीर आज़म ने और कैबिनेट ने उनके साथ गठजोड़ किया और कहा कि जी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहें और हम इंपोर्ट्स को डिले कर देंगे। हालांकि इंपोर्ट का फैसला हो चुका है, लेकिन उसको डिले किया गया, मुनाफा कमाया गया, और जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो उसको मंगा लिया गया। वही तमाशा अब हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है, अब के निगरां हुकूमत उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनके ज़ेर असर है, तो ना वो मुनाफाखोरी को रोक रहे हैं। बल्कि मैं तो हैरान हुआ, वज़ीर ख़जाना ने कहा फूड डिपार्टमेंट से कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तो रोक ही रहे हैं, आप स्मगलिंग को भी रोकें। अब खुदा के गज़ब से डरे, उनको कोई बताए, वो बेचारे स्मगलिंग का उनसे क्या ताल्लुक़ है, वो तो दूसरे इदारे हैं। तो मेरा मतलब ये कुछ बखलाहट है, कुछ घबराहट है, कुछ माफिया जो पाकिस्तान में है वो असल में मुल्क चला रहे हैं। शुगर माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, उसके बाद जो है ना प्रॉपर्टी माफिया है। ये माफियाज के मुफाद में पॉलिसियाँ बन रही हैं और हुकूमतें उनके ज़ेर असर हैं। चीनी का अगर मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन सियासतदान जो हुकूमतों में रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं। तो कोई भी हुकूमत है, उनके या तो उनकी हुकूमत होती है या उनके ज़ेर असर। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस अशराफिया को नाराज़ कर सकें, उसके बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। अगर चाहें तो बैंक्स भी ताउन करते हैं और कहते हैं जी आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है तो आप उस स्टॉक को गोडाउन में रहने दें, हम आपको कर्जा दे देते हैं। तो ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें सब शामिल है। कुचले कौन जाते हैं? पाकिस्तान के गरीब आवाम। यानी मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है, मैं ज़रा गुस्से में भी हूँ कि अब नौबत ये आ गई कि मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि जी हम तो रोटी सालन खाते नहीं थे, हम तो चाय मैं के साथ 2 रोटी खा लिया करते थे तंदूर की। अब पत्ती भी महंगी हो गई, चीनी भी महंगी हो गई, तो क्या उनके मुंह से हम निवाला छूना चाहते हैं नाजायज़ मुनाफे के लिए? ये माशरे को किधर लेके जा रहे हैं? ये कौमी सलामती को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो यानी लोगों को अपने मुल्क से, मुस्तकबिल से मायूसी हो जाएगी कि मैं पेट भर के न खुद खाना खा सकता हूँ, न खिला सकता हूँ, दूसरे लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं नाजायज़ तरीके से, और हुकूमतें मिली भी हैं, हुकूमतें उसमें शामिल हैं इसी में वजह से, और वो पैसा फिर बाहर जा रहा है। तो ये खुदा के गज़ब से इनको खौफ नहीं आता कि कभी जो है ना, अगर कुदरत की जब पकड़ होती है तो मुझे लगता है कि अब वो ढील शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जी फरमाइए सर। लेकिन जब जब पीडीएम की गवर्नमेंट गई है 16 माह रहने के बाद, तो सर जब उनसे हमारी बात होती है, प्रोग्राम में उनसे लिया जाता है, जब उनका हम वर्जन लेते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं, तो वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, हमारी ये कामयाबी है, ये हमारी मुआशी कामयाबी है कि हमने मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। लेकिन सर गरीब आदमी तो डिफ़ॉल्ट से भी बढ़कर शायद कोई लफ्ज़ होगा जो उस हद तक वो जा चुका है, जिस सूरत हाल की आपने मंजर कशी की है। तो ऐसे में सर फिर क्या किया जाए, होगा क्या? अब आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी या बद से बदतरीन हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आने वाले वक्त में रुपए की कदर गिरेगी,
مزید گرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بجلی کے نرخ بڑھیں گے, پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے. نگراں وزیر خزانہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, وہ کہتے ہیں جی ہماری توقعات سے زیادہ معیشت تباہ ہے. ان سے پوچھو کوئی ایک بات مجھے بتا دے جو آپ کی توقعات کے خلاف ہو. ساری باتیں ہم پہلے کر چکے تھے, اسٹیٹ رپورٹوں میں اعداد شمار موجود ہیں. اب انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو IMF کی شرائط کے پابند ہیں. حالانکہ اگر وہ, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بالکل ریکارڈ پر, اگر نگراں وزیر خزانہ نے جو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو جو مفت بجلی دے رہے ہیں وہ بھی واپس نہیں لے سکتے, تو میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ملک کا قانون موجود نہیں ہے کہ جب ایمنسٹی اسکیم آئی تھی تو قانون بنا تھا, 14 جون 19 کے اخبارات نکال لیں, بڑے بڑے اشتہارات تھے کہ جن لوگوں کے ناجائز اثاثے ہیں وہ اگر اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی, ان کو 7 سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا. اب جب حکومت کے پاس 41 لاکھ آدمیوں کی لسٹ ہے جن کے ناجائز اثاثے ملک کے اندر ہیں, آپ بینک ڈپازٹ بھی فریز کر سکتے ہیں چوروں کے, تو آپ یہ کہتے ہیں ہم تو چوروں کے اکاؤنٹ بھی فریز نہیں کریں گے, قانون پہ عمل بھی نہیں کریں گے, مگر بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے 200, میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, 2018 میں جب وہ نگراں وزیر قانون خزانہ تھیں, انہوں نے آرٹیکل 77 آئین کا توڑا. عشرت صاحبہ اور شمشاد اختر نے شمشاد اختر صاحبہ آرٹیکل 77 آئین کا توڑ کے لوٹی ہوئی دولت کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس کا اجرا کرایا, جو نہ ان کا اختیار تھا, نہ وزیر اعظم کا اختیار تھا, نہ صدر کا. صحیح بجا فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب, جب آپ گورنمنٹ میں جو ہمارے آتے ہیں سیاستدان, ان کے کچھ ایسے رفقا ہوتے ہیں, عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو شوگر ملز کے مالکان ہوتے ہیں, شوگر ملز مالکان کو سہولت دینے کے لیے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسکیمیں لائی جاتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں متعارف کرائی جاتی ہیں, تو کیا ایسا کیا کوئی نظام نہیں ہے, یا نظام ہے تو وہ حرکت میں کیوں نہیں آتا کہ جو غلط فیصلے جیسے IPPs کے فیصلے ہیں, معاہدے ہیں, اس کے علاوہ جو یہ چینی مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اندر کھاتے, ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا, وہ کیسز کیوں نہیں کھلتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی یہی بات کر رہے تھے عائشہ کہ وجہ یہی ہے کہ جب مافیاز وہی ہوتے ہیں نا, کہ مافیاز تو ایک لفظ یوز ہوتا ہے, اس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, چینی کے جو مالکان ملز مالکان ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ سب مل کر ایسی پلاننگ کرتے ہیں جس کا خمیازہ صرف عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے, عوام کو ہی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور یہی وجہ سے ہے کہ اس کے باوجود عائشہ کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی ہے گنے کی, اس کے باوجود چینی کا اس طریقے سے بلیک میں ہونا, مہنگا ہونا, اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے, کمیٹیز بنتی ہیں, کوئی نہیں دیکھتا کہ اتنی چیزیں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے, بٹ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں. ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں اور ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں جو ہمارے ملک میں بنتی تھیں, تو مافیاز کی پشت پناہی کر کے ہمارے سیاستدانوں نے, ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کی نااہلیوں نے اس نہج تک پہنچا دی ہے کہ 220 روپے کلو چینی ایک عام انسان لے رہا ہے جو ایک چائے کے کپ سے ایک پراٹھا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا.